रिवाइज करना चाहेंगे? कोई हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, कल्चर ऑफ वेलनेस के बारे में बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ से स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है उसके बारे में बात कर रहे थे, कल्चर ऑफ वेलनेस के बारे में. सो वुड एनीबडी लाइक टू शेयर एनीथिंग कि हम शुरू करें सेशन? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. आई जस्ट स्टार्ट विद दर्शना मैडम, आपको कुछ कहना है? प्लीज म्यूट कर लीजिए इफ देयर इज नो क्वेश्चन. सॉरी सर. दिव्या मैडम, मे बी कुछ कनेक्शन इशू है. प्लीज वेट पार्टिसिपेंट्स. Divya madam, am I audible to you? Yes, just a minute, Preeti ma'am. Yes, ma'am. I'd gone to check my internet connection. Yes, But- ma'am, it is quite fluctuating. Now it's fine. Now it's fine? Yeah. Okay. Yes, ma'am, yes. Okay. I'm back. Yes. So, मैं वही check करने गई थी. It's all good. So, I'll just start by sharing my PPT. Yes. I'm already sharing my PPT. Is it visible? Not yet, ma'am. I think यहाँ से तो दिखा रहा है. एक बार स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करिए. बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू होगा तो वो नहीं ओपन हुआ होगा. अच्छा, ठीक है. I'll just share it again. अब हाँ, हो रहा है मैम. Yes. हो रहा है ना? Yes, it is visible. चलिए. तो मैं वही क्वेश्चंस पूछ रही थी कि आप लोगों को कल का आई एम श्योर थोड़ा बहुत आप इस पे कर ही रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, तो आई एम श्योर मेंटल हेल्थ के जो हमने कल शेयर किया था कुछ तो जरूर ही याद होगा, है ना? आई एम जस्ट होपिंग एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. तो हम वहां से एक क्विक रिविजन करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक. So, because this is all connected with our professional workplace, तो stress और mental health workplace पे भी बहुत ज़्यादा important है. This is something I had shared yesterday कि जो हम अपने what you feed your mind will lead your life. So it's very, very important to and very significant that we become very careful of what we are feeding our mind, because मेंटल हेल्थ मैटर्स. सिंपली बहुत मैटर करती है. अगर हम फिजिकल हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस है, इट इज टाइम वी बिकम डबली कॉन्शियस अबाउट मेंटल हेल्थ. व्हाई? जैसे हमने कल कहा था कि मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के बीच में क्या डिफरेंस है. तो मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट द वे वी आर थिंकिंग, है ना, एंड इमोशनल हेल्थ इज ऑल अबाउट द वे वी आर फीलिंग. तो ये और बिहेवियर इज व्हाट वी आर एक्चुअली द वे वी आर एक्चुअली कैरिंग आउट आवर एक्शंस. तो ये तीनों इंटरलिंक्ड है. अब जैसे हमारे थॉट्स होंगे वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे, और जैसे ही हमारे इमोशंस होंगे वैसे ही हमारा बिहेवियर होगा. सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. अब इसको चेंज करने के लिए हम कहीं भी किसी भी पॉइंट से चेंज कर सकते हैं. आई कैन लेट गो ऑफ माई नेगेटिव इमोशंस, माई थॉट्स विल चेंज, माई बिहेवियर विल चेंज. आई कैन बिकम मोर aware or more positive in my body language. Behavior की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो this is the body language that we are talking about. तो अगर वहां से change होता है, automatically my thought pattern also changes and my emotions also change. तो इसी तरह की कुछ strategies हैं which we are going to be learning today. तो जैसे ये हमें बहुत याद रखना जरूरी है कि mental health is more than the absence of mental disorders. It is not about not being just a minute. It is not about being just a second.
Yes, it's not about being mentally ill. ये नहीं कह सकते कि हम मेंटल हेल्थ हमारी स्ट्रांग है just because I don't have a mental disorder. That is not true, because mental health is an integral part of health. There is no health without mental health. So it is much, much more than absence of mental disorders. What exactly it is? It is how we resilient we are, how we have this not giving up attitude. Is my screen visible? Screen is visible No, or ma'am. not? No, ma'am. Okay, just No, a ma'am. minute. No, I'll no, just ma'am, share no. my screen again. Yeah. Okay, I'm just sharing my screen again. Let me know. So we were here. ये हमने कल करा था, इसी को मैंने सोचा I'll just revise it quickly. Now what mental health, अगर हम किसी के लिए भी बोले, जो आज हम सेशन करने वाले हैं, because we are going to be talking about sound mental health and the measures we have to take. तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और हम कैसे कह सकते हैं कि my mental health is sound or I need to work on my mental health because it's a state of well-being. कल हमने culture of wellness किया था ना. So this is directly related with a state of well-being. This is the culture of wellness that I had shared with you yesterday. और इसमें हम कैसे जानेंगे कि what is this culture of wellness in our daily life? So इसके लिए कुछ कुछ point है. You feel good. You are utilizing your maximum potential. You are coping with daily stress. You are working productively and you are contributing to society or resolving conflict effectively. तो अभी हम conflict resolution की भी बात करेंगे. तो ये जो feel good है ना, this is, I'll tell you what are the steps to feel good. It is not easy. तो पहले ये समझिए कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम कल्चर ऑफ वेलनेस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द पॉइंट्स देयर? The points are that I'm feeling good internally and externally, because internally when I'm feeling good, then my physical energy is obviously going to be at a very high level. When I am working to realize my full potential, मेरे daily stresses मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, मेरी work productivity is optimum, I am contributing to society in the most meaningful manner, और मेरे conflict resolution ability is very effective. जब ये सब चीजें आपकी इंटैक्ट चल रही हैं, मैं कह सकती हूँ कि मैं एक साउंड मेंटल हेल्थ में चल रही हूँ. बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, तो हम ये समझेंगे कि इसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, और जब हमारे पास ट्रिगर्स आते हैं तो उन ट्रिगर्स को भी कैसे मैनेज करना चाहिए. तो just because I don't have any mental disorder doesn't mean that I am mentally healthy. जब तक मेरे पास वो बैलेंस, रेजिलियंस, क्लैरिटी डेली प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तब तक मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आई एम लुकिंग आफ्टर माई मेंटल हेल्थ. सो माई ओनली पॉइंट इज टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस फैक्ट that mental health needs looking after. If we want to have that feeling of feeling good every day, being energetic every day, being positive every day, being optimistic every day, क्योंकि वही हमको आगे जिंदगी में ले जाएगा, है ना. These are the positive things that we need in our life. तो इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, और उनको हम one by one समझते हैं. तो जिंदगी तो सबको ऐसे ही चाहिए. हर एक, आई एम श्योर एवरीवन वांट्स टू लिव दिस लाइफ, वांट्स टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, बट होता नहीं है क्योंकि देयर आर मेनी ट्रिगर्स. और ट्रिगर्स क्या होते हैं? जैसे स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस. कल हमने थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात की थी, आज हम थोड़ा सा और बात करेंगे. ग्रीफ एंड लॉस, सैडनेस. तो दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव. मतलब ये मेंटल हेल्थ को बहुत बैडली अफेक्ट करते हैं. फाइनेंशियल प्रेशर है, जॉब प्रेशर है. तो अगर ये सब प्रेशर कहीं चल रहा है और मेरी मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता.
It is going to work on my persona. Burnout है, I'm exhausted, that is also going to affect. इन सबसे क्या होगा? My thinking process will get affected. Toxic relationships है, वहां पे भी my thinking process is going to get affected. Unrealistic self expectations, मतलब मुझे खुद ही से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं जो कि शायद फुलफिल नहीं हो सकती, और क्योंकि वो उम्मीदें फुलफिल नहीं हो सकती तो ऑटोमेटिकली माय बिलीफ इन माय सेल्फ इज गोइंग टू गो डाउन. तो ये एक अनरियलिस्टिक सेल्फ एक्सपेक्टेशन है, और क्योंकि वो मीट नहीं होती है तो फिर मेरा थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है. और कितनी बार जैसे बच्चों के लिए, बिकॉज यस्टरडे आल्सो आई वाज शेयरिंग विद यू कि जो भी हम आप और हम बातें कर रहे हैं, एक्चुअली the thing is that we have to take it to our students. So students के लिए भी जब purpose नहीं है, identity नहीं है, clarity नहीं है, तो वो और कुछ नहीं कर पा रहे, because thinking is already affected. They are already not functioning in the truest manner. तो अब वो कैसे इस clarity को पाएंगे, कैसे वो अपने mental health को बिल्कुल सही तरीके से manage करेंगे? All these are real life challenges. ये कोई ऐसा नहीं है, जैसे कल भी हमने कहा था कि इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि ये खाली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स ऑल इन योर इमेजिनेशन. इस एटीट्यूड को हमें चेंज करना है. दे आर एग्जिस्टिंग, दे आर वेरी मच प्रेजेंट, ऑल ऑफ अस आर गोइंग थ्रू दिस. और इनमें से कोई भी एक ट्रिगर अगर आप फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आई नीड टू लुक आफ्टर माय मेंटल हेल्थ इशू, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ट्रिगर ने कुछ ना कुछ हिला दिया है. जैसे फिजिकल में हमको तो डायबिटीज दिख जाएगा, हमको बीपी दिख जाएगा, हमको जो चैलेंजेस है, थायराइड प्रॉब्लम है, वो ब्लड टेस्ट में आ जाएगा. मेंटल हेल्थ में तो क्या चल रहा है वो तो कहीं आने वाला नहीं है ना. इट इज ओनली, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय कंप्लीट पर्सोना. सो प्लीज रिमेंबर, नोट डाउन दीज ट्रिगर्स. अब मैं जो आपसे बात करने वाली हूँ, जैसे स्ट्रेस की बात तो हमने कल कर ली थी. Grief and loss is extremely personal. तो इसके लिए तो coping mechanism is each one has to find one's own. मैं कुछ आपके साथ शेयर स्ट्रैटेजीज करूंगी. फाइनेंशियल और जॉब प्रेशर के लिए भी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? दैट आई मीन देयर आर फाइनेंशियल और जॉब प्रेशर भी क्यों होता है? क्योंकि कितनी बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स किसके साथ होते हैं? तो ये जब तक हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम उनके निवारण भी नहीं कर पाएंगे. तो अगर कोई मेरे पास प्रॉब्लम है, जैसे मुझे मालूम है कि आई एम हेवीली स्ट्रेस्ड, मेरा बहुत आजकल स्ट्रेस चल रहा है, फाइनेंशियल प्रेशर है, जॉब प्रेशर है, और फटीग है, एग्जॉशन है, बर्नआउट है, तो ठीक है, मैंने प्रॉब्लम तो सॉल्व आइडेंटिफाई कर ली है. अब जैसे बर्नआउट है, तो बर्नआउट क्यों है? अगर मुझे फाइनेंशियल प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर क्यों है? जॉब प्रेशर है, जॉब प्रेशर क्यों है? तो उसके लिए प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स फैमिली रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, तो इन सब के पीछे एक बहुत ही मेजर कॉमन सा रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट माने डिसएग्रीमेंट. अगर हम अग्रीमेंट में एक दूसरे के साथ चलते रहें तो चीजें आर वेरी हार्मोनियस, पर वो तो होगा ही नहीं ना. कॉन्फ्लिक्ट होता है मतलब हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, मेरा खुद के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा. ऐसे डिफरेंट लेवल्स पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. और कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ता है. कभी कभी स्ट्रेस के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो अगर जैसे मैंने कहा कि ये सब चीजें तो ट्रिगर हमारा थिंकिंग पैटर्न ही कर रही है ना. तो यस, गुड आफ्टरनून मैम. तो अभी स्क्रीन इज विजिबल, वॉइस इज ऑडिबल, एवरीथिंग इज गोइंग ओके? Ma'am, screen is not visible. नहीं, right now I'm talking to you, so I'm not sharing the screen, but yeah ma'am. Okay, इससे पहले स्क्रीन was visible ना? हाँ, ये जो स्लाइड है ये विजिबल है ना? ट्रिगर्स दैट चैलेंज मेंटल हेल्थ, है ना ये स्लाइड? आप आ गया. हाँ, ठीक है. तो हम इसी को ट्रिगर्स की हम बात कर रहे थे. तो नाउ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस.
हमको सबको इनर पीस चाहिए, हमको सबको हार्मनी चाहिए, हमको सबको शांति चाहिए, कामनेस चाहिए, पर इस सब को ट्रिगर करने के लिए आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया? किसी तरह का विवाद हो गया, किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई, किसी तरह की चैलेंज हो गई, तो स्ट्रगल हो गया, क्लैश हो गया, दो ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में, व्यू पॉइंट्स के बीच में। मतलब मैंने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, अब वहां पे एक क्लैश हो गया। क्लैश के कारण एकदम से मुझे स्ट्रेस हो सकता है। और स्ट्रेस क्या होता है? जैसे मैंने कल कहा कि एक वायर होते हैं ना, जैसे स्ट्रिंग वायर, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं आपके, गिटार है, सितार है, तानपुरा है, तो ये एक लेवल पे इनकी ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो मेलोडी के साथ बजेंगे। अगर गिटार की ट्यूनिंग सही नहीं है, सितार वायर स्ट्रिंग बहुत ज्यादा ढीली है तो भी साउंड नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा टाइट है तो भी साउंड नहीं आएगा। तो इट हैज टू बी एट द ऑप्टिमम प्रेशर। तो वो स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस। पर जब हम किसी भी, हमारा दिमाग भी उतना स्ट्रेस मैनेज कर सकता है, पर अगर ज्यादा स्ट्रेन और ज्यादा टेंशन आ गया, और बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट आर एडवर्स और वेरी डिमांडिंग, तो मैं स्ट्रेस में आ जाऊंगी। और हमने देखा सबसे पहला रीजन, ट्रिगर जो मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, जो चैलेंज कर सकता है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। तो ये समझिए कि क्रॉनिक स्ट्रेस को मैं कैसे मैनेज करूं, क्योंकि स्ट्रेस कब हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट के कारण हो रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी तरह का मतलब ऑपोजिशन है ना, तो उससे चीजें मेरे मन मुताबिक नहीं चल रही हैं, ऑपोजिट चल रही हैं, जैसा मुझे चाहिए उसका ऑपोजिट हो रहा है, तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये तरह तरह लेवल पे हो सकता है। मेरे खुद से मुझ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि हम सब की पर्सनालिटी जो है वो बहुत यूनिक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वी ऑल आर वेरी वेरी टैलेंटेड, वी ऑल आर वेरी गिफ्टेड, वी ऑल आर वेरी, वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और बच्चों के साथ भी उनके साथ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनको ये बनना चाहिए, जो कि पेरेंट्स बोलते हैं कि यू शुड बिकम दिस। पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, सब बोलते हैं कि यू शुड बिकम दिस। तो यू शुड 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 जब वहां पे आने लगता है, दैट बिकम्स द आइडियल सेल्फ। मतलब आइडियली हमको ये बनना चाहिए, बट वो तो हम बन नहीं पाते हैं, many of us, because the life is very difficult, तो वो आइडियली हम वहां पहुंच नहीं पाते। अब जब आइडियली नहीं पहुंच पाते हैं तो हम कुछ और बन जाते हैं, what we are today in the real world, in the real self। तो अब क्या हो गया? रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच में कितना गैप हो गया। I should have become something, but I am something else. Now because of this gap, there is an internal conflict। कैसे मैं खुश होंगी? क्योंकि मुझे बनना कुछ और था, मैं बन गई कुछ और हूँ, तो ऑपोजिट हो गया ना, तो ऑपोजिट फोर्सेस हो गए, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि बाहर के फोर्सेस से ही हो रहा है, हमारा विद इन द इंडिविजुअल भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बिटवीन टू पीपल, कि भाई मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। फिर टीम्स जब आपस में काम करती हैं तो टीम्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो बिकॉज एवरीवन इज वर्किंग, but everyone is not working with the same vision, same value, same belief, same characteristics। सब different चल रहा है। तो because different चल रहे हैं, तो there are opposite forces also। तो उन opposite forces के कारण conflict हो रहा है, and which has to be managed, and this conflict is causing a lot of stress। So first understand what kind of conflict are you facing। Is it internal conflict? I'll just share my PPT again. Is it intrapersonal? Is the conflict existing within me, or is it outside me? Most of the times the conflict is within me,
क्योंकि जब मैं खुद से ना खुश होती हूँ तभी मुझे लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होने लगती है, और फिर दो लोगों के साथ, टीम्स के साथ, लार्जर ग्रुप्स के साथ कहीं ना कहीं, बिकॉज देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर इज नो पीस. सो हाउ टू रिजॉल्व दिस, है ना? तो इनके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? कभी कभी देयर इज नो कम्युनिकेशन. Communication is very poor, and because communication is poor, we cannot express ourselves clearly. तो communication का मतलब क्या होता है? आप लिख सकते हैं communication is equal to understanding, right? So communication is equal to understanding. So that means there is lack of communication means there is lack of understanding, as simple as that. जहाँ miscommunication हो रही है वहाँ पे misunderstanding हो रही है. वो भी I'm just going to the presentation. So poor communication, I'm just explaining the communication. Madam, just a minute. can you make it full screen, ma'am? Yeah, I'll just make it full screen. Okay. Is it visible now? Yes, ma'am. Is the full screen visible? Okay. So first reason is poor communication. So communication is all about understanding, and miscommunication is all about misunderstanding. So most of the times we are communicating with each other, but we are not understanding each other. That is a very, very big problem. उसके लिए पीछे reasons क्या होते हैं? बहुत सारे reasons होते हैं. क्योंकि जैसे हमने कहा ना, वो थॉट, इमोशंस और बिहेवियर में, उनमें अलाइनमेंट होना चाहिए. व्हेन आई एम एक्सप्रेसिंग what I am sincerely thinking about, my body language is also expressing जो मेरे विचार हैं वो सही तरीके से आप तक पहुंच रहे हैं, तो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर. पर होता क्या है कि हम बात तो करते हैं पर हमारी बात दूसरे तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि इसके लिए लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है. लिसनिंग क्या है भैया? उन बातों को समझना, शब्दों को समझना, और खाली शब्दों को ही नहीं समझना, शब्दों के पीछे की जो भावना है. ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग एंड द वर्ड्स. जब हम दोनों को समझते हैं तब हम किसी भी इंसान की भावना के शब्दों को, भावनाओं को, दोनों को समझेंगे, तब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस सही चलेगा. तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं, या जब हम इमोशनली वीक होते हैं, या कोई हमसे बात कर रहा है जो कि इमोशनली वीक है और स्ट्रेस में है, तो हम कितनी बार उनको सलाह देने की कोशिश करते हैं, उनको क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, उनको जज करने की कोशिश करते हैं, उनको सोचते हैं कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं. ये सब कुछ किसी की आवश्यकता नहीं है. When somebody is sharing something with us, we have to only say two words. I understand what you are trying to say. I understand the feeling that you are trying to convey. I understand the thought that you are trying to convey. I understand. This is the first step to mend your communication. मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ रही हूँ, ठीक है. तो ये सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाए. उसी के साथ जैसे एक्सपेक्टेशंस की मैंने बात की कि हमारी खुद ही से एक्सपेक्टेशंस कभी कभी ज्यादा होती हैं, क्योंकि मेरा आइडियल सेल्फ जो है वो एक अलग लेवल पे चल रहा है और मेरा रियल सेल्फ जो है वो अलग लेवल पे चल रहा है. तो जब मेरे गोल्स ही अलाइंड नहीं हैं तो मैं किसी दूसरे को समझा भी नहीं पाऊंगी ठीक से, और कभी कभी ऐसा होगा कि मेरी वैल्यू और मेरा बिलीफ सिस्टम कुछ और बोल रहा है. जैसे मेरे लिए हो सकता है पढ़ाई की वैल्यू ज्यादा है, पर मेरी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई की वैल्यू ज्यादा नहीं है. तो अब मेरा गोल क्या है कि बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे, पर वो गोल बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है क्योंकि उनका वैल्यू ही अलग सिस्टम पे चल रहा है. तो वहां पे जब मिसअलाइन गोल्स और एक्सपेक्टेशंस हो गए तो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बच्चों तक नहीं पहुंचेंगी, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑपोजिंग फोर्सेस हो गए. कभी कभी फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, इसके कारण भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. पर्सनालिटी, पर्सोना ही डिफरेंट है,
तो उसके कारण भी बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं। और वैल्यू और बिलीफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो इसके कारण होगा क्या कि जब आपके ऑन गोइंग डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, ऑन गोइंग आपका ऑपोजिट व्यूज ही चल रहे हैं, तो आपकी सारी इमोशनल एनर्जी तो इसी में चली जाएगी। और इसके कारण बिकॉज वी ड्रेड कन्फ्रंटेशन, किसी को भी तो नेगेटिविटी नहीं चाहिए ना, वी वांट पीस एंड हार्मनी। पर इस फियर से कि भाई मुझे वो सामने दिखना नहीं चाहिए पर्सन, अगर वो दिख गया तो मेरा तो बीपी बढ़ जाएगा। कितने लोग ऐसी बातें करते हैं कि भाई मुझे वो दिखे ना, सामने ना दिखे, मैं तो सुना दूंगा। अरे भाई, पर उसके कारण आपकी खुद की एंजाइटी बढ़ रही है, बिकॉज द मोर वी आर थिंकिंग अबाउट इट, द मोर आवर मेंटल हेल्थ इज गोइंग फॉर अ टॉस। और कभी कभी हमें लगता है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड ही करना देना चाहिए, तो भी इमोशंस आर सप्रेस्ड एंड इट इज नॉट हेल्दी फॉर अस, बिकॉज इमोशंस वहां पे हम कहते हैं ठीक है चलने दो, हमें इससे अवॉइड ही कर देते हैं। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कभी कभी तो ये कॉन्फ्लिक्ट के कारण स्ट्रेस हो रहा है। अब क्योंकि आप स्ट्रेस में ऑलरेडी हैं, तो हाई स्ट्रेस के कारण आपकी ओवरऑल पेशेंस और टॉलरेंस कम हो गई। अब आपका और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब मैं ऑलरेडी, मेरे वायर्स जो हैं वो हाई स्ट्रेंथ वायर की तरह मैं काम कर रही हूँ, बिकॉज आई एम इन अ कॉन्फ्लिक्ट, आई एम अंडर स्ट्रेस। नाउ इफ समथिंग हैपेंस, आई डोंट हैव पेशेंस, आई डोंट हैव टॉलरेंस। मैं एकदम से फ्लेयर अप कर जाऊंगी, मैं एकदम से बौखला जाऊंगी, क्योंकि मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तो उसके कारण ये जो रिएक्टिव बिहेवियर होता है ना, रिएक्टिव बिहेवियर का क्या मतलब होता है कि हम हर चीज पे इमोशनली रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो एक होता है रिस्पॉन्सिव और एक होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन को कभी भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि इट इज ऑलवेज अंडर सम काइंड ऑफ इमोशनल स्टेट। तो मैं उस इमोशनल स्टेट को मैनेज करके अगर कामली उस स्थिति को हैंडल कर सकती हूँ, मेरा स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा। पर क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, मेरे पास पेशेंस नहीं है, मेरे पास टॉलरेंस नहीं है, और फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और मैंने रिएक्ट कर दिया, तो फिर ये तो सिचुएशन और भी डाउनवर्ड स्पाइरल पे चली जाएगी। और इसके कारण कम्युनिकेशन पहले ही पुअर था, अब और भी ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। और इस जो भी ये चल रहा है उससे मेरा तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ने ही वाला है ना। और फिर मैं खुद को, जो मेरा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहा था, what I should do, what I should have been, how I should have behaved, वो ऑलरेडी मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पर अब वो कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा अफेक्ट हो गया, क्योंकि मैं खुद की सेल्फ वर्थ को डाउट करने लग गई। और इसके कारण मेरा इमोशनल टायर्डनेस हैज बिकम इवन वर्स। और अगर मैं इसको अवॉइड ही करूं, सप्रेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करूं, तो फिर जो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन सिमर हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रहा है, इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन माय फिजिकल हेल्थ डिसऑर्डर। पहले मेंटल हेल्थ में डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते हैं, फिर उसके जो ये फिजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स आने लगते हैं। आपको हेडेक लगेगा, फटीक लगेगा, मसल्स में टेंशन लग रहा है, इरिटेबिलिटी लग रही है, सैडनेस लग रही है, डिप्रेशन लग रहा है, आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, और सोचने समझने की क्षमता जो है वो लग रहा है कि कम हो रही है। ये डू यू एग्री विद दिस और नॉट? फर्स्ट लेट मी आस्क यू व्हाटएवर वी हैव शेयर्ड। I agree with your statement, ma'am. है ना, ऐसा होता है ना कि ये हमारे Yes, ये yes, जो yes. ट्रिगर चलते हैं, और ट्रिगर के कारण फिर और स्ट्रेस, और ये पूरा विशियस सर्कल चलता रहता है, और हम एक लूप में चलते रहते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग हाउ टू ब्रेक दैट लूप। एंड देयर इज नो टाइम, there is no time, so that is what I'm going to be sharing with you कि हम क्या क्या strategies कर सकते हैं जिससे कि हम इस loop से बाहर आ सकें। So what we are going to be doing, we have understood the problem बहुत सारी है ना, पर अब हमें उन प्रॉब्लम से बाहर आना है, बिकॉज जब हम उन प्रॉब्लम से बाहर आएंगे
तो हम दूसरों को भी बता सकते हैं कि हाउ कैन दे कम आउट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, और फिर जब हम उनको ये भी बता सकते हैं कि लूप को ब्रेक कैसे करना है. आर यू रेडी फॉर दिस, टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल कैन वी डू? Anybody, Yes, any solutions? आप कुछ बता सकते हैं अपनी तरफ से क्या क्या solutions हम कर सकते हैं? Before I share the solutions with you, thank you so much for positivity. Yes, anybody? अपनी okay. So let me share my PPT with you. तो ये जो हमारे physical and emotional effects थे, यहाँ तक हमने समझ लिया था. Because emotions को ना energy in motion कहा जाता है. Energy क्या मतलब है कि अगर मुझे इमोशनली अपसेटिंग लग रहा है तो वो इमोशन तो मेरा हेड पे नहीं रहेगा ना, वो जहाँ जहाँ इमोशंस ट्रैवल करेंगे, वो एनर्जी ट्रैवल करेगी, तो वो उस इमोशनल अपसेट के कारण मेरे सर हो जाएगा, मेरा बॉडी इग्नोर करा, कॉन्फ्लिक्ट होत नाही म्हणते, बरोबर आहे, इग्नोरन्स वाढला. हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे? हेलो, ओके, आई थिंक किसी का माइक ऑन था. ठीक है, तो ये इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ठीक है, अब एक और चीज समझना चाहिए कि हम लोग अपने अपने तरीके से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहे हैं. हम अपने अपने स्टाइल से कर रहे हैं. हम क्या क्या कर रहे हैं? या तो हम उसे कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं. कौन जाएगा, कौन कन्फ्रंट करेगा, कौन इस पचड़े में पड़ेगा, इग्नोर करो. हो सकता है हम इसमें से कोई एक स्टाइल अडॉप्ट करके चल रहे हैं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ कैन वी मेक इट मोर इफेक्टिव. ठीक है, तो हम शायद इसको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं कि चलो भाई शांति बनाए रखने के लिए दूसरों को जैसे ठीक लग रहा है वैसे ही कर लेते हैं. yielding to others, I'm very accommodating, I don't want disharmony, so it's okay, I'll listen to you, I'll do what it takes, but it's okay. शांति तो बनी रहेगी. कभी कभी हम इतने कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं कि हम दूसरों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए एग्रेसिव हो जाते हैं. So ऐसा भी होता है कि नहीं, I am right. So this is yielding to others is a very passive style. कि भाई ठीक है, you are right, I am wrong. ठीक है, हो गया. Competing is very aggressive. Aggressive is I'll prove to you that I'm right. But what I'm talking about is collaborating. Collaborating माने you also win, I also win. It's a win-win situation for both of us. That is when we can solve conflicts properly. तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे सलाह तो मत ही दीजिए. आपको उस टाइम पे जब हम इमोशनल स्टेट में हैं, उस टाइम पे नहीं बात करनी है. जब हम काम स्टेट में आ जाएं तभी कॉन्वर्सेशन कैरी आउट करना चाहिए. जब हम किसी भी चीज के विषय के बारे में बता रहे हैं तो उसको इमोशनल होकर नहीं बोलना है. सपोज इफ आई एम अपसेट अबाउट समथिंग, देन आई शुड नॉट से यू मेक मी फील अ सर्टेन वे, योर एक्शंस. नो, आई कैन से आई फेल्ट दिस वे व्हेन दिस टुक प्लेस. तो आपको मैं ब्लेम ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो खुद ही की बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा, मुझे I felt a certain way which I am not happy about. Maybe there's something I need to change in my own life. और immediately चीजें resolve होंगी ये तो कहीं भी नहीं होगा. Professionally है, आपके friends के साथ है, आपके family के साथ है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार बातों करने के लिए बैठे और चीजें सुधर गई. It takes a lot of understanding, lot of patience, lots of improvement in communication skills. Only then we start understanding each other. तो हमेशा हमारे को क्या इमोशनल ट्रिगर्स हैं, जैसे कितनी बार किसी की कोई गलती नहीं होती है बट somebody said something और मुझे वो इमोशनली हर्ट हो गया because that is my weak point. तो what is it that is upsetting me? जैसे I identified my emotional trigger. Somebody would say something और ये मेरे हमेशा ये पास्ट से रिलेटेड होता है कि कुछ घटना हुई थी, उस घटना में आपके लिए कोई पॉइंटफुल एक्सपीरियंस था, किसी ने कुछ कहा आज और आप इमीडिएटली
पेनफुल एक्सपीरियंस पे चले गए, तो वो आपका इमोशनल ट्रिगर हो गया। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। Whose mic is on, please mute, because the chain of thought gets completely disrupted बीच आए तो इसलिए थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज म्यूट, है ना। तो किस चीज से मुझे इमोशनल ट्रिगर हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, और जब हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, then you have to share it with the person। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि फिजिकल वुंड्स तो दिख जाते हैं, बट इमोशनल वुंड्स दिखते नहीं हैं। बट इट इज नॉट दैट दे आर नॉट देयर। अभी जैसे कोई भी ट्रॉमा से अगर गुजरा है ना, तो पहले हम कहते थे पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमा डिसऑर्डर, PSTD, but now if somebody has been through a trauma, it is called post stress traumatic इंजरी है। तो जैसे उस इंजरी को हील लगने में, फिजिकल इंजरी को हील होने में टाइम लगता है, वैसे ही इमोशनल इंजरी को भी हील होने में टाइम लगता है। इट इज अ फैक्ट। So we cannot say that emotionally wound physical भी हो सकते हैं, emotional भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये इसके लिए खुद को भी टाइम देना जरूरी है और दूसरों को भी टाइम देना जरूरी है। हम इसके लिए बहुत इम्पेशेंट होते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं है ना इमोशनल वुंड्स, बट दे आर इंजरीज, दे आर वुंड्स, they are very painful and they need time for healing। so आपके इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, दैट इज योर सेल्फ अवेयरनेस। एक्टिव लिसनिंग की मैंने अभी जैसे बात की थी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर। हम किसी के जैसे दो फ्रेंड्स बातें कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए थोड़ी बातें कर रहे हैं कि मुझे तुम्हारी बात सुननी है, वो इसलिए बातें कर रहे हैं कि मैं बस वहां पे वेट कर रही हूँ कि तुम्हारी बात से मुझे कुछ अपनी घटना याद आ गई। नाउ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस। फिर मैंने कुछ बोला, फिर उनको कुछ याद आ गया, तो बस यही सब चल रहा है और सुनना कोई नहीं है। हम अपनी अपनी ऑटोबायोग्राफी वहां पे चला रहे हैं। सो अंडरस्टैंड, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि पहले सुनना, सुनने में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, लिसनिंग फॉर द फीलिंग, लिसनिंग फॉर द इमोशन। तो किस भावना से वो बोला जा रहा है उसको समझिए और उन शब्दों को समझिए। एंड ऑलवेज से आई अंडरस्टैंड एंड बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है इमोशनल होके रिएक्ट नहीं करना है, काम स्टेट में रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। फिर हमने आई स्टेटमेंट का ऑलरेडी टोल्ड यू, वेयर वी आर एक्सप्रेसिंग विदाउट ब्लेमिंग द अदर पर्सन, आई फील दिस वे, दैट इज व्हाई, कैन वी चेंज दिस, it upsets me, I think I need to do something about, you know, how we can make it better। so इसमें कोई blame throwing मत कीजिए, and always see things from another person's point of view। so what is another person's point of view? जैसे एक बार I received a phone call from a girl who is about 20-21 years old, और उन्होंने मुझे कॉल करके बोला I am not feeling well। Now, इस statement से I'm not feeling well means definitely it is something to do with mental health. It is not physically illness. It's something that has triggered her mental health because her voice is sounding so distressed। So what do I do? मैं वहां पे, आप लोग ये लिख लीजिए, मैं वहां पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी क्या हुआ, नहीं, मैं एडवाइस नहीं दूंगी कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं जज नहीं करूंगी whether the person is speaking truth or not। I am not going to play agree or disagree game with her। नहीं, I'm not judging her at all। I will only listen for the distress in her voice and I'll say, you are not feeling well। The same feeling, the same rephrasing the words, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। rephrase the feeling, rephrase the words। is this what you understand? Preeti ma'am, there is somebody, Darshana, who has to be admitted to the meeting। Preeti ma'am,
Actually, I am not the host. Just Preeti ma'am has to. Can you call her up and let her know, Darshana? I think you are there. Okay, okay, good. So, please, please mute yourself, Darshana. Please mute yourself. Darshana ma'am, please mute yourself. Okay. So हम ये एम्पैथी की बात कर रहे थे. सो एम्पैथी कब बनती है? जब हम सुनते हैं तभी हम एम्पैथेटिक हो सकते हैं. सो एम्पैथी इज ऑल अबाउट, एक्टिव लिसनिंग इज ऑल अबाउट rephrasing the feeling, sharing the same feeling and rephrasing the words. तो इसमें हम एम्पैथी, जैसे मैंने उस बच्चे को बोला कि ओ यू आर नॉट फीलिंग वेल, then would you like to talk about it? The child went on, and after some time, when the child had spoken her heart out, I asked her, should we go to a doctor? No, I'm already feeling better. So how is this person feeling better? Because empathy was there. I understood what she was trying to say, and she understood my genuine concern. That's all. So empathy is when we understand each other, see another person's point of view without being judgmental. ठीक है? So this I have already shared with you. Yes. Now, जब अगर हम mental health की बात करते हैं, तो what are the steps that we can take up in our real life? तो ये जो आपके 4 statements, जो मैंने आपको 4 steps दिए हैं ना, ये आपको एक्टिवली प्रैक्टिस करने हैं. आपको अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस करना है, आई स्टेटमेंट्स को में बात करनी है और एम्पैथेटिकली सुनना है. ये चारों पॉइंट्स अगर हम करते हैं, और इसी के साथ हमने ये भी बताया था कि जब आप गुस्से में हैं तब बात मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड इमीडिएटली, है ना. तो ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स हैं, जिसके कारण हम कॉन्फ्लिक्ट से सेफली बाहर आ सकते हैं विदाउट लेटिंग आवर मेंटल हेल्थ गेट अफेक्टेड टू बैडली. ठीक है. पर इसके बाद अब मैं कॉन्फ्लिक्ट से तो मैं बाहर आ गई, अब मुझे अपनी लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में how do I manage my life in a way कि मैं कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकूं. तो उसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? तो कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी जैसे कल ही मैं किसी के बारे में सुन रही थी, somebody was traveling in a metro and suddenly there was a family which was behaving in a very absurd manner. तो दिस पर्सन, अब जिसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल रहा है, वो तो इमीडिएटली फ्लेयर अप हो सकता है. अगर स्ट्रेस में है तो भाई क्यों तुम मुझे बोल रहे हो, मैं भी स्ट्रेस में हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, एकदम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. बट अगर आप ये प्रैक्टिसेस रोजमर्रा की हम जिंदगी में अडॉप्ट करेंगे तो हमारा स्ट्रेस लेवल वहां पे जाएगा ही नहीं. और अगर कोई मुझे इंस्टिगेट भी कर रहा है, आई विल स्टिल नॉट फॉल इनटू दैट trap of creating a conflict with the other person. अगर कोई मुझे कितना भी गुस्सा दिला रहा है, पर अगर मेरे अंदर गुस्सा नहीं है, मैं शांत हूँ, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं ना. गेटिंग द पॉइंट. तो अभी हमने स्टेजेस किए थे कि कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कैसे आना है. अब हम ये पॉइंट्स करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना ही क्यों है, या शांति से जिंदगी निकालें अपनी रोजमर्रा की, है ना. तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ एम आई फीलिंग, माई थॉट्स एंड मूड्स, कैन आई राइट देम डाउन, कैन आई आइडेंटिफाई देम. ये कहने में बहुत इजी लग रहा है, पर ये बहुत मुश्किल है. हम बहुत बार हमारे मूड्स और थॉट्स को नहीं समझ पाते हैं. मुझे गुस्सा आ रहा है, किस चीज पे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है, किस चीज पे दुख हो रहा है, हम नहीं कर पाते हैं. सो नाउ वी हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू डू दिस. देन हमारा जो रूटीन है, that we have to follow, because sleep, food and movement, तीनों चीजें रूटीन पे चलनी चाहिए. और ये डायरेक्टली बच्चों को आप बोलिए कि भाई उनके भी तो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं,
और उनको बोलिए कि अपने मूड्स एंड थॉट्स को मेंशन करो, लिखना शुरू करो, जर्नल करो। अगर गुस्सा आता है और आप गुस्से को भी लिख देते हो, और लिखने के बाद अगर इफ इट्स अ नेगेटिव फीलिंग, it wash it down, throw it in the flush and flush it away, don't burn it। एक कुछ एक्टिव लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि आप अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को एक पेपर में लिखिए और पेपर को आग लगा दीजिए और आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे। फायर में इंटेंसिफाई योर इमोशंस, so what you have to do is write them down and flush them down, पानी में बहा दीजिए उनको। उसके कारण आपको लगेगा बहुत सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से चली गई है। फॉलो अ कंसिस्टेंट रूटीन। मैनेजमेंट स्ट्रेस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रीच आउट टू अदर्स, डोंट स्टे इन आइसोलेशन। आई वाज जस्ट रीडिंग कि देयर वाज अ पर्सन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसके बाद वो 3 साल तक घर से बाहर ही नहीं निकला। हिज हाउस वाज इन अ मेस, देयर वाज बैड स्टिंक कमिंग फ्रॉम द हाउस। उसने अपने आप को लॉक्ड हिमसेल्फ इन। मेंटल हेल्थ किस स्टेज पे रही होगी? वेरी पुअर मेंटल हेल्थ, मतलब इट्स अ डिसऑर्डर। एंड एवरी डे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। Gratitude is so important. Whenever we are feeling upset about something, flip the script. मतलब complaining के बजाय हमारा attitude should be of gratitude. At least I'm alive. At least I am able to do this. At least there's air for me to breathe. जो भी आपके आसपास चीजें दिख रही हैं उनके प्रति gratitude show कीजिए. That will help you to come out of that situation. ठीक है? तो why all this is important? Because we are teachers, and because we are teachers, and when teachers are happy emotionally and in that very positive and energetic state, तो हमारे classrooms are happy. और जब हमारे क्लासरूम्स आर हैप्पी तो हमारे बच्चे खुश हो रहे हैं, तो वो कंपैशनेट होंगे, बिकॉज वी आर कंपैशनेट टुवर्ड्स देम, दे आर गोइंग टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर। और अगर ऐसे बच्चे हम सोसाइटी में बाहर भेजेंगे, वर्ल्ड इज गोइंग टू बिकम अ बेटर प्लेस। मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस आर बिकॉज वी आर अनहैप्पी. हमारे classrooms are unhappy, our students are unhappy, there is so much of mistrust, there is so much of complaint, there is so much of criticism, there is so much of competition. और बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, दुनिया भी वैसे ही चल रही है, so everything is just going on a downward spiral. Right or wrong? Please tell me, I want your opinion. कि हमारे classrooms are happy classrooms और हमारे classrooms are फुल ऑफ, हमारे क्लासरूम्स में बहुत सारा स्ट्रेस है? कैसे हमारे क्लासरूम्स? हैप्पी क्लासरूम्स हैं, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी हैप्पी क्लासरूम्स हैं, देन इट्स हाँ not always happy, not always sad, ma'am. हाँ, वेरी गुड। बट हमको ये पता होना चाहिए कि उनको हमेशा एक एनर्जेटिक और पॉजिटिव मोड में कैसे रखना है, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट? So happy classrooms, so happy compassionate society. अब मैं आपसे ये कुछ स्टेप्स हैं कि हमको हमेशा अगर हैप्पी क्लासरूम्स रखने हैं तो क्या करना है। सो सबसे पहले तो पोटेंशियल ऑफ ईच स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ माइंडसेट। इमोशनली अटैच्ड रहना है, effectively communicate करना है। Empathetic listening I've already talked about. Compassionate, accepting environment is important. Being patient is important. और ये जो process of awareness into action है, जो हमने आज हम कर रहे हैं, क्योंकि इन सब के कारण क्या होगा, बच्चे अगर हमारे हैप्पी हैं, क्लासरूम्स हमारे हैप्पी हैं, तो सोशल मीडिया पे टाइम कम स्पेंड होगा। अगर वो डोपामाइन जनरेटिंग क्लासरूम्स हैं हमारे, फील हैप्पी क्लासरूम्स हैं हमारे, तो फिर कोई भी सोशल मीडिया पे क्यों जाएगा? फिर तो वो सब अपने आप ही इतने क्रिएटिव होंगे, दे विल find ways to be more creative and more energetic and more empathetic towards each other. तो इसलिए हमारे क्लासरूम्स जो हैं वो हैप्पी क्लासरूम्स होना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट स्टेप है वो है शार्पन द सॉ।
What is the meaning of sharpening the saw? इसका क्या मतलब है? Sharpening the saw means what? मतलब कुल्हाड़ी है ना? सॉ का मतलब है कुल्हाड़ी. तो कुल्हाड़ी को शार्पन करना, तो आई एम श्योर आपको वो कहानी पता होगी लकड़हारे की, जो कि एक बार जंगल में बहुत सारे पेड़ काट रहा था. आपको पता है? और फिर पहले दिन तो उसने 50 पेड़ काट दिए. बहुत पहले की कहानी है, नॉट नाउ तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस, बट मान लीजिए कि बहुत हजारों साल पहले की कहानी है. और वो लकड़हारा पेड़ में जंगल में पेड़ काट रहा है. तो पहले दिन उसने 50 पेड़ काट दिए, दूसरे दिन उसने 40 पेड़ काट दिए, फिर उसने 35 पेड़ काटे. ऐसे होते होते मंथ एंड पे उसने 5 पेड़ काटे. तो क्यों, रीजन क्या हो गया? जब वो पहले दिन 8 घंटे में 50 पेड़ काट सकता था, बाय द एंड ऑफ द मंथ वो 8 घंटे में 5 पेड़ ही काट सका. वेरी नाइस, यस यस यस. तो उसको क्या करना चाहिए था? उस लकड़हारे को क्या करना चाहिए था कि वो 30वें दिन भी 50 पेड़ काट सके. वो पहले दिन तो 50 पेड़ काट रहा है, फिर वो क्यों उसकी, वो तो मेहनत उतनी कर रहा है ना, 8 घंटे तो वो भी मेहनत कर रहा है, रोज कर रहा है मेहनत, एवरी डे ही इज वर्किंग फॉर 8 hours वेरी डिलिजेंटली. पर पहले दिन 50 कर रहा है, आखिरी दिन 5 कर रहा है. तो उसको क्या करना चाहिए था कि उसके आखिरी दिन भी 50 पेड़ कटे? इतनी एफिशिएंसी, उतनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी. शार्पन द सॉ. सही बात है. उसकी कुल्हाड़ी जिससे वो पेड़ काट रहा है, अगर वही ब्लंट हो गई है तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, पेड़ तो कटेंगे ही नहीं. तो मेहनत वो पूरी कर रहा है, पर औजार ही अगर शार्पन नहीं है तो फिर कैसे फर्क पड़ेगा? सो सिमिलर इज विद अस. हम लोग भी वैसे ही हैं, हम भी वही लकड़हारे की तरह है. हम काम करते हैं, पहले दिन हम बहुत 30 days, फर्स्ट डे हम बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, 30th डे तक हम आगे प्रोडक्टिव नहीं हो पाते. क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी जो स्किल्स हैं वो कहीं ना कहीं ब्लंट हो गई हैं. नाउ आई हैव टू अपस्किल, नाउ आई हैव टू अपग्रेड. इसीलिए तो आपके ये जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते रहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते रहते हैं, NEP के कोर्सेज होते रहते हैं, ये सब इसीलिए हो रहे हैं कि हम अपनी स्किल्स को शार्पन कर सकें. और इसी में मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ. आई जस्ट रियलाइज्ड कि जब भी आपका किसी के साथ कॉन्वर्सेशन हो, बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हो, कलीग्स के साथ कॉन्वर्सेशन हो, और फिर से वो कॉन्फ्लिक्ट वाली अगर स्टेज आए, तो हमेशा जैसे हम कहते हैं ना कि आई अग्री विथ यू बट वी कैन डू दिस. ऐसे कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, आई अग्री विथ यू बट वी कैन ऑल्सो डू थिंग्स इन दिस मैनर. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना? Yes, ma'am. तो अभी उसमें एक चेंज लाना है. हमें क्या बोलना है? आई अग्री विथ यू एंड वी कैन ऑल्सो डू थिंग्स इन दिस मैनर. तो अग्रीमेंट के साथ बट नहीं लगता. ये 2 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, जो कि मेरी PPT में नहीं है, बट मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप उनको लिख सकते हैं. यस यस. सो पहला स्टैंड आप लिखिए, 2 चीजें लिखिए. इसको लिखिए अग्रीमेंट फ्रेम. अग्रीमेंट फ्रेम का क्या मतलब होता है कि आई अग्री, आई रिस्पेक्ट यू, एंड तो रिप्लेस बट बाय एंड. क्योंकि एंड का मतलब होता है कि मैं आपकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो जो आपने बोला वो बिल्कुल सही है, और इसी में हम और आगे काम इस तरह से कर सकते हैं. सो अग्री एंड, ठीक है. और बट का क्या मतलब होता है? आई अग्री विथ यू बट, परंतु ये रास्ता ज्यादा सही है. तो ऑपोजिट दिखाता है बट और सिमिलर दिखाता है एंड. तो थोड़ी सी भाषा चेंज करने से आपका इतना फर्क पड़ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट में. तो आई अग्री एंड लेट्स डू इट दिस वे.
I respect your opinion and let's do it this way. I completely resonate with what you are saying and this way. तो and को रखिए, but को नहीं रखिए, but को हटा दीजिए, but को यूज ही नहीं करना है एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। पहली स्ट्रैटेजी ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि जब भी हम एक दूसरे को बात कर रहे हैं तो जैसे हम बात करते हैं और बोलते हैं कि डोंट डू दिस, तो मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज क्लोज योर आईज, ठीक है। और आंखें बंद करके सब लोग आंखें बंद कीजिए, ऐसे आंखें बंद कीजिए और मैं जो बोलूंगी उसके बारे में सोचिए। तो मैं बोल रही हूँ, थिंक ऑफ अ ब्लैक एलिफेंट। तो आपने क्या देखा? ब्लैक एलिफेंट देखा कि शब्दों को देखा? ब्लैक एलिफेंट किसको देखा? ब्लैक एलिफेंट इमेज को देखा ना, शब्दों को तो नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा होगा। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रही हूँ। प्लीज क्लोज योर आईज एंड डोंट थिंक ऑफ अ रेड लायन। डोंट थिंक ऑफ अ रेड लायन। ओपन योर आईज। क्या देखा? रेड लायन। रेड लायन देखा ना? तो अब हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है, क्योंकि हम जब भी सोच रहे हैं हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग जो है वो इमेजेस में चलती है। तो जितनी भी कॉन्क्रीट चीजें हैं उनको तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। डोंट हैज नो इमेज। तो कभी भी हम किसी को बोलेंगे डोंट की, क्योंकि इमेज नहीं है तो मुझे वो डोंट दिखता ही नहीं है ना, इमेज नहीं है। लाइन की इमेज है, लाइन दिखेगा, एलिफेंट की इमेज है, एलिफेंट दिखेगा, रिवर दिखेगी, माउंटेन दिखेगा। पर अगर मैं डोंट थिंक ऑफ अ माउंटेन बोलूंगी आप फिर भी माउंटेन ही देखेंगे, क्योंकि डोंट की इमेज नहीं है, माउंटेन की इमेज है। तो जब हम एक दूसरे के साथ भी बोलते हैं डोंट वेस्ट टाइम, डोंट फाइट, डोंट यूज मोबाइल, डोंट डू दिस, तो वो अगले इंसान को डोंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इफ यू आर टेलिंग आवर स्टूडेंट्स डोंट यूज सोशल मीडिया, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको सुनाई दे रहा है यूज सोशल मीडिया। तो हमें उनके साथ बोलना चाहिए जो उनको करना है, not what they don't have to do. So this is a communication strategy that I'm sharing with you कि don't go हमें avoid करना है। Getting the point? So whenever, तो जैसे कोई upset है, कोई emotionally charged है, हम उससे बोलेंगे don't be upset, don't be upset। अरे भैया वो और upset होने वाला है, तो उसको बोलना है calm down, calm down, be you are okay, it's perfectly fine। तो don't नहीं बोलना है, ठीक है। तो don't नहीं बोलना है और इनको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम वी आर गोइंग बैक टू आवर पीपीटी। सो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अपने वापस जा रहे हैं। 2 स्ट्रैटेजीज मैंने आपको अभी बताई, ये हैप्पी क्लासरूम्स का बताया। तो शार्पन द सॉ की जो स्टोरी है, कुछ को पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए स्टोरी लाई है। ये जो वुड कटर है वो अपना पेड़ को काट रहे थे, पर वहां पे एक इंसान थे जिन्होंने पूछा व्हाट आर यू डूइंग। उन्होंने, वुड कटर ने कहा कि आर यू ब्लाइंड, तुमको दिख नहीं रहा है, मैं पेड़ काट रहा हूँ। तो यंग मैन ने बोला भाई आप तो बहुत थके हुए हैं, यू लुक एग्जॉस्टेड, टेक अ ब्रेक, शार्पन योर सॉ, रुक जाओ, सॉ को शार्पन करने के लिए रुको, आप बहुत थके हुए हो, रुक जाओ। पर वुड कटर उस यंग मैन को बोलता है कि मैं तो घंटों से इसको शार्पन कर रहा हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है, ब्रेक मैं नहीं ले सकता। तो यंग मैन ने वापस बोला भाई अगर आप शार्पन कर लोगे सॉ को, आपकी कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाएगी, तो आप तो बहुत जल्दी पेड़ को काट सकते हैं। पर ये जो वुड कटर थे ये बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है शार्पन करने के लिए।
दिख नहीं रहा आपको कि मैं कितना बिजी हूँ? आदमी ने कुछ गलत बोला, जो यंग आदमी था उसने कुछ गलत बोला, उसने तो सही बोला कि भाई रुक जाओ, जो आपके औजार है उसको शार्पन करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर आप उसी ब्लंट औजार के साथ लगे रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ ही नहीं सकती. Similar is the case with our mental health. When we are feeling upset, when we are feeling exhausted, time to take a break and recharge our battery, especially with students. कि भाई आप कर रहे हो, skills आपकी upgrade नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को upgrade नहीं कर रहे हो, उसी चीज को घिसे पिटे तरीके से करे जा रहे हो, आपको कहाँ से success मिलेगी? Look at what you are doing. आपकी abilities are sharpened. आप best पे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो रुक जाओ, take a break, sharpen your skills and then start again. तो किसी भी हैबिट को बनाने के लिए, अगर मुझे ये भी एक हैबिट बनानी है तो इस हैबिट को बनाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 चीजों की जरूरत होती है. पहले तो मुझे डिजायर होनी चाहिए कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट. देन आई शुड हैव द नॉलेज कि मैं इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, और फिर मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए कि हाउ टू डू इट. When desire, knowledge and skill, all 3 are in alignment, then only it becomes a habit. So our students should have such transformative habits which can help them sharpen their saw, so that they become the agents of change for tomorrow's world, and wherever they are going they do make a difference. We make a difference, है ना? So this is what sharpening the saw is. Take a break, sharpen the saw. तो अगर मैं आदमी ने, what would have happened if the man had taken out time to sharpen the saw? अगर वो रुक जाता, sharpen कर लेता, तो जितना काम वो इतने घंटे में कर रहा था उसका डबल उसका प्रोडक्टिविटी हो जाता. तो इसमें मैसेज क्या है स्टोरी में? बहुत ही डीप मैसेज है. जितनी हमारा स्किल्स डल रहेंगी उतना हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. और इसमें कुल्हाड़ी का मतलब हम लोग हैं, हमारे टैलेंट्स हैं, हमारे पोटेंशियल है, हमारी स्किल्स है. सिमिलरली बच्चों के लिए यही है कि बच्चों का पोटेंशियल है, बच्चों की स्किल्स है, बच्चे हैं वो एक्ट्स. तो अगर वो अपनी स्किल्स को ही शार्पन नहीं कर रहे हैं पर काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो भैया फिर वो काम का कोई रिजल्ट ही नहीं हो रहा है. क्योंकि मेहनत तो हो रही है पर आपकी आपकी एक्ट्स ही डल है, तो क्या फायदा होने वाला है? Agree or not? Please tell me, because this is very very significant. कि हम अगर बच्चों को बोले है कि नहीं है, पॉइंट है ना कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. भाई मेहनत तो मैं दीवार को भी धक्का देके कह सकती हूँ कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, पर मैं मेंटल हेल्थ ही अगर जगह पे नहीं चल रही है तो मैं दीवार को धक्का करके कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना. मेहनत करती रहूंगी बट नथिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस. Right? That is why it is very important to communicate to our students to sharpen their skills. Or because this is the world where skills are going to fetch them good opportunities. उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता. Right? Thank you so much. So how do you sharpen your acts? है ना? तो ये इसके लिए means preserving and enhancing the greatest asset you have, that is you. सबसे important हम में as individuals अपने आप को looking after yourself is the most important thing. This simply means this: look after yourself. Most of the times we are not looking after ourselves. We are looking after, हमको ये पता ही नहीं है कि हमको अपनी देखभाल भी करनी है. किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं.
बस ये बताया कि दूसरों को देखना है, खुद को देखना बताया ही नहीं। तो दिस इज जस्ट यू नो अ डायरेक्शन कि भाई अपने को देखना है, और कैसे देखना है, वही जो 4 चीजें हम शुरू में बोल रहे थे कि आपकी फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज, ईट हेल्दी। बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है। आपको ये बुक है स्टीफन कोवी की, द इफेक्टिव 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट शार्पनिंग द सॉ। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, आपको अगर ये इमेज का फोटो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। बट प्लीज टेल द स्टूडेंट्स दैट इट इज फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, which is going to take them forward. It looks very easy, but it is not easy. It is extremely tough because it requires a lot of control on your mind. आपको पता है एक्सरसाइज करनी है, आपको पता है हेल्दी रहना खाना है, आपको पता है कि टाइम से सोना है, आपको पता है कि रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए, पर हम करते नहीं क्योंकि दिमाग नहीं कहता। मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ को लिए भी हमें what is it that makes me happy, how am I going to be learning new skills, मैं intellectual capacities पे कैसे काम कर सकती हूँ, all this has to be in control. What makes me happy emotionally, building relationships, working for the happiness of others, laughing, loving in abundance, this is your emotional dimension. And spiritual, where am I at peace? Do I know the purpose of my life? Am I praying and meditating regularly? Am I spending quality time with myself? Am I reflecting on how my life is going? If I'm doing all this, then I'm sharpening the saw. I'm going to be at my best in everything that I do. नहीं तो मैं काम तो बहुत सारे करूंगी, बट वो डल सॉ के साथ कर सकती हूँ मैं, विच इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। सो फीलिंग गुड, जो हमने शुरू में, मेरा फर्स्ट स्लाइड था कि मेंटल हेल्थ मेक्स यू फील गुड। तो फीलिंग गुड डजंट जस्ट हैपन, ऐसे ही नहीं हो जाता है बाय मैजिक कि मैं एक दिन डिसाइड करूं और आई एम फीलिंग गुड। There are certain steps involved to make a person feel good internally and externally. So what are those steps? You want to know those steps? Yes. So ये देखिए, अब ये चॉइस हमेशा बच्चों को दीजिए कि भैया फीलिंग, क्योंकि डोपामाइन रिलीज, कल हमने कहा था ना कि सोशल मीडिया क्यों देखते हैं बच्चे, बिकॉज इट्स डोपामाइन रिलीज। तो भाई हमको बाहर एक्सटर्नल फैक्टर क्यों चाहिए, हमको तो खुद से वी शुड नो हाउ टू फील गुड, बट हाउ डू वी डू इट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डोंट नो। तो सिमिलर इनको बच्चों को बताना है हमें कि आप अपनी मेंटल हेल्थ देखिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी में आप अपनी वेलबीइंग को लुक आफ्टर भी कर सकते हैं। आप ऐसे ही डल सॉ के साथ चलते रहेंगे, you will not even get to know. So you can go through life oblivious to your well-being. There is a concept of culture of wellness, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आपकी जिंदगी निकल गई। तो भैया नहीं, हम तुम्हारा अटेंशन इस तरफ निकाल रहे हैं, बता रहे हैं आपको ध्यान डालो इस पे। फिर आपकी एनर्जी, बिकॉज मेंटल हेल्थ सबसे पहले आती है, तो उससे आपकी फिजिकल एनर्जी आएगी। तो आप या तो इस पे काम कीजिए, नहीं तो आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहिए, रहने दीजिए, रोज कल करेंगे एक्शन। तो भाई इट इज अप टू यू, यू गिव देम द चॉइस, व्हाट इज योर चॉइस, यू लुक आफ्टर योर मेंटल हेल्थ। और आप ऐसे कंप्लेन ही करते रहोगे कि आप आई एम नॉट फीलिंग गुड। आपको वाइब्रेंट एनर्जी चाहिए कि आप कंप्लेन ही करते रहेंगे कि मेरे को पास एनर्जी नहीं है। आपको ईच न्यू डे इन पीस एंड हार्मनी चाहिए कि आपको रोज गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए और ऐसे ही निकलना उठना है और ऐसे ही आपको दिन निकालना है और कुछ हो नहीं रहा है प्रोडक्टिविटी में। चॉइस इज योर्स। पर ये जानना हमारा काम क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना कि every day is an opportunity to recharge yourself. So this is the same for the billions of people. जितने भी इस धरती पर लोग हैं, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है. It is whether you are taking advantage of it or not is your
इज योर ओन चॉइस। तो अगर आपके पास कहते हैं हम कि टाइम नहीं है और मेरे पास 6 घंटे जिसमें मुझे काम करना है, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मैं 4 घंटे तक अपनी एक्स को शार्पन करूंगा, मैं अपने आप पे काम करूंगा, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करूंगा, अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करूंगा, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करूंगा, ताकि 2 घंटे में मेरा काम हो जाए। इतना मीनिंगफुल मैसेज है, और ये सब हम सबको इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम है तो मैं उस टाइम में 6 घंटे अगर मैं डल एक्स के साथ बैठ भी जाऊं तो मेरा काम कंप्लीट नहीं होगा, पर 4 घंटे अगर इफ आई एम वर्किंग ऑन माय एबिलिटीज तो 2 घंटे में वो काम शायद बहुत एफिशिएंटली खत्म हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? We have to create awareness about mental health. We have to tell our students it's okay to not be okay. Talk about it. What is it that is stopping you from achieving your goals? जब तक हम बात ही नहीं करेंगे, जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक इसके सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे? तो भाई आपको भी अपस्किल होना है, सबको अपस्किल होना है, लेट्स टॉक अबाउट इट। और वेलनेस इज अ कल्चर, तो कल्चर ऑफ वेलनेस, जैसे मैंने कहा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हमको पर्क पे मिल रही है, ये हर एक, everyone has to experience this wellness, and this is what our motto should be. So it's everyone's responsibility, and the more stronger the minds, the stronger the communities, right? So these are some of the practices that we can do on a daily basis. We can be more conscious of the way we are breathing. Breathing माने breathing के भी हमको ये मुझे नहीं पता था, at least I don't know if you are aware, कि हम सही तरीके से breathe नहीं करते हैं. There is something called belly breathing. So whenever we are breathing, you please check for yourself कि हम जब inhale कर रहे हैं, then abdomen should go out. When we are exhaling, then abdomen should go in. So I do a lot of practices. I do my belly breathing, I do my meditation, I do my gymming, I do my journaling, I do, because ये सब करने के लिए mental health को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। इसके बिना तो कोई मैजिक होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मैं खाली दिमाग पे सोच लूँ और चीज़ें हो जाएंगी। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज पे काम करना पड़ता है, इमोशनल पे काम करना पड़ता है, हर एरिया पे काम करना पड़ता है टू फील गुड। सो बिकॉज फीलिंग गुड डजंट जस्ट हैपन बाय मैजिक, राइट? सो ऑल ऑफ अस, सो ये ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, हाउ मेनी थिंग्स आर यू ग्रेट, सो कितनी, मतलब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग में आपको जब ग्रैटिट्यूड पे करने लगते हैं जस्ट फॉर 5 थिंग्स, प्लीज टेल द स्टूडेंट्स टू बी ग्रेटफुल फॉर 5 थिंग्स एवरी डे। आपको उनको लगेगा व्हाट आर द 5 थिंग्स, बट जितना आप इसकी डेप्थ में जाएंगे ना, एवरी डे यू विल फाइंड 5 थिंग्स टू बी ग्रेटफुल। तो आपके पास एक साल में कितनी हजारों चीजें हो जाएंगी फॉर विच वी आर ग्रेटफुल एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। 5 नहीं बोलिए, 2 बोलिए, 1 बोलिए। अगर आप 2 भी बोलते हैं तो 365 डेज में आपकी 700 से ज्यादा चीजें हो जाएंगी जिनके लिए हमको ग्रेटफुल होना चाहिए एक साल। So this is just to create awareness of so much is taking place around us, and we are just taking things for granted and complaining, and not even our energy is also not going in that direction, right? So setting boundaries is very important. Setting boundaries का मतलब क्या है? मुझे तो I really did not know this concept earlier. But setting boundaries means I will not let people walk over me. This is what I am, this is what I expect, this is what I'm doing for you, and this is the boundary which cannot be crossed. So this is very important for your mental peace, because otherwise you will have people walk over you at all places, and then it's going to be very disturbing for your mental peace. So these are the strategies which are going to help us stay calm. और फिर छोटे मोटे स्ट्रेस आएंगे तो that we can handle, है ना? तो movement and sleep hygiene, how much exercise I'm doing and how much
how am I managing my sleep patterns and healthy media habits. हेल्दी मीडिया हैबिट्स का मतलब भी क्या है कि मैं कितना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रही हूँ, कॉन्शियसली डिसीजन. नहीं तो डोंट स्पेंड टाइम नहीं बोलना है. बोलना है कि भाई यू डिसाइड हाउ मच टाइम यू आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग. टाइम तो सबने स्पेंड करना ही है, हमारे बोलने से नहीं होगा कि वो टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, पर हम उनको ये गाइड कर सकते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लो, आप 2 घंटा मॉर्निंग में करना चाहते हो, आधा घंटा मॉर्निंग में करना चाहते हो, शाम को करना चाहते हो, क्या आपके प्रैक्टिस में है, आप वो करके देखो. यू विल gradually get into the habit of being mindful even when you are using social media. That is important. Okay, so all of us should realize कि wellness is not a luxury. ऐसा नहीं है कि हमारे लिए wellness, feeling good is a luxury. भैया ये सब foundation है, everything else. Let's nurture ourselves and those around us by creating environment where mental health thrives. और ये routines मैंने आपको already बता दिए. Thank you so much for being so patient. We will have 10 minutes for question answers. There is anything, I'm sure you'll have your questions. So I'll stop sharing. Thank you so much. आपके questions जरूर होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि 10 मिनट तक हमको इस पे डिस्कस भी करना चाहिए जो हमने अभी तक, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस होना बहुत जरूरी है. यस, थैंक यू सो मच. आपके इतने अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. यू बीन देयर थ्रू आउट. कल भी आपने इतना पेशेंटली सुना, आज भी सुना. यस यस. हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था. हाँ जी सर. अगर कोई आपके बारे में नेगेटिव ही सोचता रहे, आप कुछ भी करें, अच्छा बुरा जो भी हो, लेकिन वो उसको अप्रिशिएट ना करके उसको हमेशा स्कोल्ड करे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओ वेरी टफ सिचुएशन. मतलब थॉट्स कैरी अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. तो इसके लिए तो पहला जो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है ओपन कम्युनिकेशन की. आपको एक ओपन कम्युनिकेशन करना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जो भी मेरे बारे में ओपिनियन है वो ऐसा नेगेटिव आ रहा है, मुझे उसका कारण जानना है. आप ओपनली अपफ्रंट पूछ सकते हैं, और वो पर्सन अगर आपको उसका कोई सूटेबल आंसर दे सकता है, हम इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट. आपके कुछ एक्सपेक्टेशन है, दूसरे के कुछ बोल रहा है, तो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन हो गया. इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट में हमको ओपन कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताना पड़ेगा. आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज इट दैट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और मेरी तरफ से ऐसी कौन सी चीज है जो आप तक नहीं पहुंच रही है. सो लेट्स टॉक इट आउट. गेटिंग द पॉइंट. पर आपको इसको जरूर एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना एड्रेस किए आपके अंदर भी वो भावनाएं रहेंगी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, और वो पता नहीं किस भावना से बोल रहे हैं. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग व्हिच कैन जस्ट वर्क. राइट? Open communication is very important. Yes, Paban Gogai has raised a hand. Do you have a question? Ma'am, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yes. Actually, it's an excellent session, ma'am. Actually, what I means, Ramakrishna Paramahamsa is saying the teachings of Ramakrishna Paramahamsa to Swami Vivekananda. The lecture is like that, ma'am. It's very Thank you so much. Thank you. Pavan sir, you were talking about something. Ma'am, shall I ask one question, ma'am? Please. Actually, you can explain detailedly about the spiritual dimension of mind, ma'am. Actually, in the topic of sharpening the saw, you have discussed about emotional dimension and spiritual dimension. And can you enlighten us with the spiritual dimension of mind, ma'am?
Whatever, thank you so much, sir, for your question. But whatever I have shared with you, it is only with relevance to what can we take to our classrooms. आपका जो spiritual dimension में तो mind is infinite. I mean, it is, there's no limitation. There's so much of capacity that we have. It goes unutilized. और इसीलिए तो सारे हमारे जो challenges हैं वो यही हैं कि हम अपने mind को sharpen कैसे कर सकें, हम अपनी capabilities को sharpen कैसे कर सकें, है ना? So अब इसके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, but I'll just go to the other question, sir. और बच्चों को अगर हम spiritual dimension के बारे में बता रहे हैं, तो what we have to tell them is what is the purpose of your life, what is the meaning of your life. और एक और एक्सरसाइज होती है जो कि आप बच्चों के साथ कर सकते हैं कि आप ये सोचिए कि दिस इज योर लास्ट डे ऑन दिस अर्थ, और ये हम सब के लिए हो सकती है. हाउ वुड यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड? सोचिए कि आप अब इस दुनिया में नहीं. हाउ आर पीपल रिमेम्बरिंग यू? व्हाट आर दे राइटिंग अबाउट यू? कैन यू विजुअलाइज दैट? If you can visualize that, how you want to be remembered, that is your meaning and purpose in life. First find that, and then now life you start, run your life backward. आज हम क्या कर रहे हैं और वो मीनिंग और पर्पस तक हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, just reflect on that. I think it will give some clarity. Okay, Yes? thank you, madam. Thank you. Thank Yes, there was another question that we had. Somebody, yes. Thank you so much. There was another question, I think, raised kiya tha. Jayashri ma'am, I think you had raised a hand. Do you have a question? Anyone? Madam, my question is that instead of using the phrase, as you have mentioned, can we use the tool of, instead of saying don't do that, we can utilize them in some activity, that instead of telling them don't talk, we can say them do this activity. So can we adopt this kind of tool? Exactly this, sir. Exactly this. कि जो नहीं करना है उस पे हमें एनर्जी फोकस ही नहीं करनी है. Instead we have to tell them what has to be done. So let's do this activity together. Let's study this together. Let's do this illustration together. Let's do this project together. So don't आपका हट जाना चाहिए. Very, very good, sir. Absolutely this. Yes. Thank you, ma'am. Okay. Very good. हाँ. Jayashri ma'am. Yes. Yes, ma'am. आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया मैम. और जो ये प्रोग्राम होते हैं, जो शॉर्ट टर्म है, रिफ्रेशर है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इससे सही में लेक्चर लोगों को या टीचिंग करने वालों को या जनरल इंसान को भी स्ट्रेस कैसे दूर किया जाता है, ये आपने बहुत बढ़िया लेक्चर दिया मैम. थैंक यू, बहुत बढ़िया मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अगर आपके क्वेश्चन है, हाँ जी मैम बोलिए. आप कुछ, अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस है अगर तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक मैम. इट ट्रूली मैटर्स. थैंक यू सो मच. और हम जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर वो मैसेज आप तक पहुंच रहा है तो इट इज, आई मीन, इट्स रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. यस. सो सायंतनी नाथ मैम, यू रेज्ड योर हैंड. Hello, ma'am. Yes. Highly enlightening session, and it's highly relatable. Thank you, ma'am, for this session. I have one question. Yes, ma'am, please. Yes, ma'am. As you said, we should always treat the students with empathy, and the classroom should be happy. And I also agree with the fact that we should never be treating the students aggressively. I have faced a situation which, and it has created a conflict within me, that I find a few of my colleagues are treating them very aggressively, and sometimes it is difficult to deal with students. I agree. And I have found that some of the students are complaining about that. But at the same time, it's very it would be, I think, very unprofessional for me to comment on that or interfere about the fact. So how to deal with the situation? I have also noticed that colleague is not handling the students properly, but but at the same time, I think it is unprofessional on my part to interfere with that.
but I feel bad for the students as well. So how should I tackle the situation, or how should I deal with it? Very, very, very good question, and so much of sensitivity from your side, man. You make them aware of mental health and emotional health, but why, like you said, it would not be good. So there's something called rapport building. rapport building क्या होता है? Maybe ऐसे ही normal conversation you can just share with your colleagues that I have learned about rapport building. rapport building में क्या होता है कि जैसे आपके सामने students हैं या जो भी बैठा हुआ है, you copy the body language of that person and then you calm down your body language. And you will see that the other person also is now following your body language. So in this manner, aggression जिन बच्चों में होता है, instead of correcting them repeatedly कि correct your behavior and there is no response, उससे अच्छा है कि हम उनके साथ ये थोड़ा सा rapport building करें. तो ये जो आपके professors भी हैं ना जो aggressive हैं, if you can practice this rapport building in creating calmness around them, I think it will help them understand it's not going to be an easy task. It's not going to be something which can be achieved immediately. But if you're persistent in your efforts, maybe they will understand the difference between addressing things calmly and the way they are handling, and then you could just make a difference in a very subtle manner. I know you cannot confront them openly, but with your body language, with your behavior, with your rapport building techniques, maybe they will understand that it is not always aggression that helps. It's calmness also that can bring out the effectiveness of communication judiciously. Right? Yes, So, ma'am. Thank you for yeah. the suggestion. Actually, I have been trying like that only, but it creates a irritation within me as well. While Yeah, doing I it. know. So that calmness has to be, yes, it has to be deeply rooted in you also. And I'm sure with practice it will be. Yes, So ma'am. with all the strategies that we have done Yes. today, I'm sure it's going to be much, much more. That's what I was thinking, ma'am. I think by following those strategies, I can improve on myself as well. Thank you, ma'am. Absolutely, absolutely. Beautiful. Thank you so much for sharing. Thank you. And 109, 111, 116. This is so amazing. All of you have listened so patiently. Thank you so much. Preeti ma'am, are you there? Yes, madam. Yes, I am listening. It was excellent session, madam. Both the sessions were wonderful. Yesterday's also and today's also, ma'am. Thank So you. if Thank there you are so no further questions, हम यहाँ पे रुक सकते हैं. Yeah. So I much. extend Thank you, my madam. heartfelt and sincere thanks to respected Divya madam once again. And now we are the family. Ma'am, every session I heard new thing from you and learn a lot from you, ma'am. So I extend my sincere thanks to you, madam, for yet another wonderful session for all the participants. Thank you so much, madam, once again. Thank you. Thank you so much, ma'am. And good wishes to you. Good wishes to all the amazing participants. And let's all be very conscious and very aware of managing our mental health effectively. Yes, madam. Because Sure. it is what is going to take us forward. So Yes. thank you. Thank you, you madam. so Thank you so much. So Good day, I'll madam. leave Thank you. now. Good day. Bye-bye. बाय मैम. थैंक यू फ्रेंड्स. यहाँ पे हम रुकते हैं आज के सेशंस. हम कल मिलेंगे सुबह 7:15 बजे अपने योगा सेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आज का रिपोर्ट आपको सबमिट करना है दोनों सेशंस का. आई होप आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं. आर यू एंजॉइंग? जी मैम. Yes, ma'am. ओके जी. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रुकते हैं. कल सुबह मिलते हैं 7:15 बजे. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you everyone. Ma'am, coordinator, excuse me, ma'am, coordinator, ma'am, you can share the email ID of Divya, ma'am, also, ma'am. Yes, I'll share all the details, sir. Don't worry. Okay, thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you everyone. See you tomorrow. Thank you, ma'am.